डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इधर बीच आपका बिहार टीचर्स की वैकेंसी आई है, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, उसके साथ साथ बिहार पुलिस की भी वैकेंसी आई है। और आप लोगों के जोश को देखते हुए हम आप लोगों के सामने इन्हीं सारी चीज़ों पे स्टडी मटेरियल लेकर के आएंगे। और चूँकि ऑनलाइन क्लास इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस हमारे पास इतने ज़्यादा हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस लेना बड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन आप लोगों को ये सारे टॉपिक पे सीरियल नंबर से एकदम मतलब कि स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश की कोई वैकेंसी देना हो, जैसे यूपी आरओ हो गया, या फिर यूपी पी हो गया, या फिर आपका लोअर पीसीएस हो गया, या फिर यूपी पीसीएस हो गया, इससे संबंधित जो भी आपका मटेरियल स्टडी मटेरियल रहेगा मैं आपको सीरियल नंबर से ही प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे अगर यूपी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर बिहार स्टार्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में यूपी का आपका एक तरीके से कुछ न कुछ प्राचीन इतिहास रहा है, यूपी का मध्यकालीन इतिहास में योगदान रहा है, उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा अगर योगदान रहा है तो वो आपका उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास में योगदान रहा है। और इसी तरीके से बिहार का प्राचीन इतिहास का कुछ इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद से आपका मध्यकालीन में भी बिहार का योगदान है, आधुनिक में भी बिहार का योगदान है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने को तो हम लोग पूरा पढ़ते हैं, जैसे इतिहास पढ़े तो ऑल ओवर इंडिया का पढ़े, हर स्टेट का पढ़े, और इसी में से स्टेट की चीज़ों को निकाल करके बाहर कर देना या छान करके बाहर कर देना ही क्या हो जाता है, यूपी स्पेशल या बिहार स्पेशल के नाम से जाना जाता है। और इसमें सारी चीज़ें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, उसके बाद से यूपी का एक परिचय हो गया, बिहार का एक परिचय हो गया। अब जैसे कि इधर भी बिहार टीचर्स का बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है, और बिहार के टीचर्स वैकेंसी में अगर जिसका बिहार स्पेशल अगर तैयार रहेगा, जनरल नॉलेज बिहार का तैयार रहेगा, वही बच्चा बाजी मारेगा। क्योंकि होता यह है कि हम लोगों को अदर स्टेट के जनरल नॉलेज की जानकारी उतनी नहीं होती है। अगर समग्र रूप से कोई भी सब्जेक्ट अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही केवल क्या रहती हैं, इंक्लूड रहती हैं, जबकि उन्हीं थोड़े थोड़े चीज़ों को एक जगह कलेक्शन बना करके तैयार करके पढ़ना ही एक तरीके से उचित समझदारी मानी जाती है। तो आज के क्लास में हम आप लोगों के सामने यूपी स्पेशल की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ मैं बिहार टीचर्स के लिए भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप लोग बस जितना मैं दे रहा हूँ उतना अगर आप लोग पढ़ लीजिए तो गारंटी है कि लगभग 60 से 70% क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में इतने ही मैटर से आप लोगों को सफिशिएंट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम यूपी का शुरू करते हैं, उसके बाद से जैसे जैसे आपका समय आगे बढ़ता जाएगा एक तरफ यूपी स्पेशल लेके चलेंगे और दूसरी तरफ आपका बिहार स्पेशल से संबंधित जनरल नॉलेज के बारे में हम आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। तो आज का जो क्लास है वो है आपका यूपी का आधुनिक इतिहास, उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास। और ये जो उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास है, किसी भी इतिहास में अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंसी दी जाती है तो वो किस इतिहास की दी जाती है, तो वो आपका इतिहास में उत्तर आधुनिक इतिहास को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंसी दी जाती है। इसी वजह से सबसे पहले मैं मेन टॉपिक को पढ़ाऊँगा, उसके बाद से कुछ छोटे छोटे स्टैटिक जीके टाइप में टॉपिक आते हैं, जैसे यूपी की जनजातियाँ हुआ, यूपी का लोक नृत्य हुआ, बिहार का जनजातियाँ हुआ, बिहार का लोक नृत्य हुआ, उसके साथ साथ बिहार एक परिचय के बारे में बताऊंगा, उसके बाद से यूपी एक परिचय के बारे में बताऊंगा। तो जो लंबे लंबे टॉपिक हैं उन सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, और उसके साथ साथ आप लोग कोशिश करिएगा, ये लगभग एक तरीके से ज़्यादातर लेक्चर के रूप में होगा, और पेन कॉपी ले करके आप लोग ज़रूर बैठिएगा और उसमें जो जो पॉइंट आप लोगों को समझ में आए उस पॉइंट को नोट करते हुए चले जाइएगा। क्योंकि हालांकि पॉइंट्स में लगभग सारे पॉइंट्स आपको नोट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं फालतू चीज़ों को इग्नोर करता हूं, और जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए रहते हैं उस पर मैं विशेष तौर पे फोकस डालता हूं, क्योंकि फालतू चीज़ों को रखने से कोई मतलब नहीं है। होता यह है कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन।
मतलब इतना ज़्यादा आप लोग कभी कभी पढ़ लेते हैं कि वो कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है, और वो ज़्यादा पढ़ना, सही दिशा में सही तरीके से पढ़ना ही लक्ष्य को भेदा जा सकता है। तो तरीका सही होना चाहिए और सही दिशा होनी चाहिए, तभी जा कर के कोई भी एग्ज़ाम क्रैक हो पाता है। तो यूपी के आधुनिक इतिहास में हम लोग देखते हैं, और इस आधुनिक इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। और ये जो 1857 की क्रांति है, इसको सभी स्टूडेंट समग्र रूप से पढ़ते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में माना जाता है। तो ये 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, रीजनेबल कारण क्या था? तो अनेक इतिहासकारों का ये मानना है कि आपका 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण, तो अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आप लोग कर लीजिएगा, तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण मतलब 1857 की क्रांति होने का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये जो तात्कालिक कारण था, ये था आपका चर्बी युक्त कारतूस। अब एक पॉइंट्स में आपका हो गया चर्बी युक्त कारतूस। और ये जो चर्बी युक्त कारतूस था, ये चर्बी युक्त कारतूस गाय और सूअर के चर्बी से बना था, गाय और सूअर के चर्बी से। ठीक, अब यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि गाय जो है हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है, जबकि सूअर जो है वो मुस्लिम धर्म में अपवित्र मानी जाती है। और यही चर्बी युक्त कारतूस जो था, ये दांत से खींच करके चलाना पड़ता था, जिसको लेकर के हिंदू और मुस्लिमों में क्रोध व्याप्त हुआ। और जब हिंदू और मुस्लिमों में क्रोध व्याप्त हुआ, तब इसी चर्बी युक्त कारतूस को लेकर के जो 1857 की क्रांति का जो पहला बिगुल फूंका गया, वो किसके द्वारा फूंका गया? तो वो मंगल पांडे के द्वारा फूंका गया। तो अभी थोड़ा सा ये तात्कालिक कारण आप लोग जान लीजिए, लेकिन इसके पहले का भी थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए कि 1857 की क्रांति के पहले अन्य बहुत सारे सामाजिक कारण हुआ करते थे, प्रशासनिक कारण हुआ करते थे, राजनीतिक कारण हुआ करते थे, जो भारतीयों के मन में इस तरीके की चीज़ें क्या थी, दबी हुई थी। अब उसमें सामाजिक कारण था, प्रशासनिक कारण था, राजनीतिक कारण था, लेकिन कोई भी भारतीय अंग्रेज़ों के खिलाफ इस सामाजिक या राजनीतिक या प्रशासनिक कारणों को लेकर के, जिससे ये लोग त्रस्त हो चुके थे भारतीय, कोई भी भारतीय इसको आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं कर रहा था। और उसी समय आपका चर्बी युक्त कारतूस लॉन्च किया अंग्रेज़ों ने, जिसे दांत से खींच करके चलाना पड़ता था। और इसी चीज़ को लेकर के मंगल पांडे ने 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे ने विद्रोह का आह्वान कर दिया। तो थोड़ा सा हम लोग बेस बना लेते हैं कि सामाजिक कारण क्या हुआ करता था, जो भारतीयों के मन में पहले से क्या चीज़ थी, चीज़ें दबी हुई थी। अब सामाजिक कारण में पहला तो ये हो गया कि रंग भेद की नीति। ये जो अंग्रेज़ थे, ये रंग भेद की नीति अपनाया करते थे, गोरे काले में भेदभाव किया करते थे। उसके बाद से भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। उसके बाद से इन भारतीयों को अंग्रेज़ जो है गालियों से संबोधित किया करते थे, जैसे कि गालियों में इडियट कहा करते थे, ब्लडी फूल कहा करते थे। तो ये सारी चीज़ें, उसके साथ साथ आपका सामाजिक कारण में ये भी कहा जा सकता है कि उस समय अंग्रेज़ों ने सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, विधवा विवाह हो गया, इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे अंग्रेज़ क्या करते जा रहे थे, बंद करते जा रहे थे, जो समाज में रूढ़िवादी परंपरा के लोगों के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी। तो ये सारे ईसाई मतलब कि अंग्रेजी की शिक्षा भी समाज में क्या कर दी गई थी, अनिवार्य कर दी गई थी। तो ये जितने भी सामाजिक कारण थे, ये सभी भारतीयों के मन में दबा हुआ था, क्योंकि जो रूढ़िवादी परंपरा के लोग थे, जब सती प्रथा खत्म किया गया, बाल विवाह को ख़त्म किया गया, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया गया, तो जो रूढ़िवादी परंपरा के भारतीय थे, उनके मन में ये सारी चीज़ें क्या थीं, दबी हुई थीं कि ये हमारी परंपराओं को धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, समाप्त करते जा रहे हैं। तो ये समाज में एक तरीके से भारतीयों के मन में दबी हुई चीज़ें थीं। उसके साथ साथ राजनीतिक कारण में ये था कि राजनीतिक कारण में जैसे कि हड़प नीति का सिद्धांत इनके द्वारा लागू किया गया था। हड़प नीति जैसा कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। उसके साथ साथ लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रथा लागू किया था। उसके साथ साथ अवध के नवाब हुआ करते थे वाजिद अली शाह,
और ये अवध जो है अपना पहले उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम था। तो इसी अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगा करके इनको क्या कर दिया गया, पदस्थ कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ये आपका एक तरीके से पॉलिटिकल रीज़न हुआ करता था। उसके बाद से प्रशासनिक या सैनिक कारण में ये कह सकते हैं कि भारतीयों को कम वेतन दिया जाता था, अंग्रेज़ों की अपेक्षा भारतीयों को कम वेतन दिया जाता था। उसके बाद से भारतीयों को उच्च पदों पर आसीन करने से रोका जाता था। उसके बाद से इसी प्रशासनिक या सैनिक व्यवस्था के अंतर्गत भारतीयों को रंगून भेजने का आदेश दिया गया। और रंगून भेजने का जब आदेश दिया गया तो उसमें ये था कि भारतीयों के मन में पहले से ये परंपरा थी कि समुद्र लांघना भारतीयों के लिए या हिंदुओं के लिए पाप माना जाता है। तो बहुत सारे सैनिकों ने इसका क्या किया, विरोध किया। उसके साथ साथ जिन सैनिकों को रंगून भेजा जा रहा था उनको अतिरिक्त वेतन वगैरह नहीं दिया जाता था। उसके साथ साथ भारतीय सैनिकों को अंग्रेज़ों की अपेक्षा टीए कम दिया जाता था या दूर दराज क्षेत्रों में इनकी पोस्टिंग कर दी जाती थी। और इनको टीए का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस और डीए का मतलब होता है डेली अलाउंस। मतलब सरकारी कर्मचारी अगर आप हैं और बाहर जा रहे हैं काम करने तो सरकार उसके लिए आपका जो भी आपने ट्रैवल में खर्च किया, यात्रा में खर्च किया, उसे यात्रा भत्ता। और उसके बाद से डेली अलाउंस का मतलब जब आप दूसरे जगह पे गए तो जाहिर सी बात है कि खाना पीना खाएंगे, तो उसके लिए जो भी आपका रोज़ का पैसा खर्च हुआ उसे डेली अलाउंस के नाम से या दैनिक भत्ता के नाम से जाना जाता है। उसके साथ साथ भारतीय सैनिकों को पगड़ी के स्थान पर हैट लगाना अनिवार्य कर दिया गया। और जब हैट लगाना अनिवार्य कर दिया गया तो भारतीय सैनिकों में ये भी एक तरीके से मन में दबी हुई चीज़ें थीं। लेकिन कोई भी ये सारी जो हमने रीज़न या सारा जो रीज़न या कारण हमने बताया ये एक तरीके से भारतीयों के मन में दबा हुआ था, लेकिन कोई भी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं था। उसी समय चर्बी युक्त कारतूस लॉन्च हुई जो कि गाय और सूअर के चर्बी के से बनी हुई थी। और इसी चीज़ को लेकर के हिंदू और मुस्लिमों में क्रोध व्याप्त हुआ। और जब हिंदू और मुस्लिमों में क्रोध व्याप्त हुआ तब इस 1857 की पहली गोली किसके द्वारा चलाई गई, तो इस 1857 की पहली गोली जो थी वो आपका मंगल पांडे के द्वारा चलाई गई। मंगल पांडे। और ये जो मंगल पांडे थे ये मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी के सिपाही थे। 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी, रेजिमेंट बैरकपुर छावनी। और ये जो 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी के सिपाही थे इसी मंगल पांडे के द्वारा जो 1857 की पहली गोली चलाई गई वो 29 मार्च 1857 को चलाई गई थी। और जब 29 मार्च 1857 को पहली गोली चलाई गई तो इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चलाया था जिसका नाम था मेजर ह्यूरिसन। मेजर ह्यूरिसन। उसके बाद से जो दूसरी गोली इन्होंने चलाया वो अधिकारी था लेफ्टिनेंट बाग। लेफ्टिनेंट बाग। अब जब इन्होंने इन दोनों पर पहली गोली 1857 की क्रांति का चलाया तो इस 29 मार्च 1857 को चलाने के पश्चात इसमें से एक बच गया और दूसरा क्या हो गया, मर गया। अब जब मर गया तब इसी के परिणाम स्वरूप 29 मार्च के बाद अगली डेट आ जाती है आपका 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। और जब फांसी पर लटका दिया गया तो ये इनको फांसी की सज़ा कहाँ दी गई थी ये भी मायने रखता है। तो इन्हें 8 अप्रैल 1857 को कलकत्ता में फांसी दे दी गई। अब इस मंगल पांडे के थोड़ा सा जन्म वगैरह के बारे में भी जान लीजिए। इस मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था, चूँकि इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, इस वजह से इस पे भी यूपी स्पेशल पे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है कि 1857 की पहली गोली जो है वो मंगल पांडे के द्वारा चलाया गया। और मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था, तो इस मंगल पांडे का जन्म जो है वो नगवां बलिया में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, नगवां बलिया। बलिया का एक गांव है नगवां, और इसी नगवां नामक जगह पर मंगल पांडे का जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे था। और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। जब 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई तब जाकर के अगली डेट आपका इम्पॉर्टेंट आ जाता है
10 मई 1857, 10 मई 1857 और 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और जब मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया तो ये मेरठ के सिपाही विद्रोह करते हुए कहाँ पहुँच गए? तो ये मेरठ के सिपाही जो थे ये पहुँच गए आपके दिल्ली, और इन्होंने दिल्ली पर जा कर के अधिकार कर लिया। दिल्ली पहुँचे और दिल्ली पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और जब दिल्ली पर इनके द्वारा अधिकार कर लिया गया, और उस समय दिल्ली पर जब अधिकार किया गया तो अपना सम्राट या शासक जो है वो बहादुर शाह जफ़र को घोषित किया। अब यहाँ पर दिल्ली पर अधिकार करने के बाद इनका सम्राट या राजा किसे इन्होंने घोषित किया? तो सम्राट या राजा जो था वो बहादुर शाह, मुगल वंश का शासक हुआ करता था, बहादुर शाह जफ़र को इन्होंने अपना सम्राट घोषित कर दिया। अब जब सम्राट घोषित कर दिया तो अंग्रेज़ जो थे वो घात में लगे हुए थे, अपने योजना परियोजना में लगे हुए थे कि किस तरीके से इन मेरठ के सैनिकों को हटा करके दिल्ली पर पुनः अधिकार किया जाए। और ये अपने एक तरीके से रणनीति में सफल भी हुए और अंततः पुनः सितंबर 1857 में इन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया? दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों द्वारा दिल्ली पर अधिकार। अब जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया तब उसके बाद आपका बहादुर शाह जफ़र जो था ये 1857 की क्रांति में दिल्ली की ओर से प्रतिनिधित्व किया। और जब दिल्ली की ओर से प्रतिनिधित्व किया तब जा कर के आपका इस बहादुर शाह जफ़र का अंग्रेज़ सर्चिंग करना प्रारंभ कर दिए। और जब सर्चिंग करना प्रारंभ कर दिए तो यही बहादुर शाह जफ़र जो था जा कर के हुमायूं के मकबरे में छुपा हुआ था। और जब हुमायूं के मकबरे में छुपा हुआ था तब अंग्रेज़ों ने इसको ढूंढ निकाला और उसके पश्चात इसको गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया। और इस रंगून में इसकी 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गई। और जब इस तरीके से 1857 की क्रांति को अंग्रेज़ों ने आसानी से दबा दिया, और जब आसानी से दबा दिया तब जाकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया जिसे भारत शासन अधिनियम 1858 के नाम से जाना जाता है। और इसी भारत शासन अधिनियम या चार्टर एक्ट 1858 के अंतर्गत आपका भारत से मुगल वंश का अंत कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर दिया गया। उसके साथ साथ गवर्नर जनरल के स्थान पर आपका वायसराय पद की उत्पत्ति की गई। और जब इस तरीके से उत्पत्ति हुई तब जा कर के अब भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व समाप्त हो गया और भारत पर अब सीधे महारानी विक्टोरिया, उस समय ब्रिटिश महारानी हुआ करती थी, उनके माध्यम से यह जो है भारत की शासन व्यवस्था चलाई जाने लगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा चीज़ें मैं कंसेप्ट इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि अगर मैं डायरेक्ट यूपी पे आ जाऊँगा तो बीच बीच में कहानी जो है आपको क्या होगी? मिस करेंगे। और जब कहानी मिस होगी तो उस कंडीशन में आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों में धीरे धीरे ही मैं कंसेप्ट क्लियर करते हुए यूपी की चीज़ों पे आता जाऊँगा। अब जैसे कि यहाँ तक तो हो गया ये आपका। अब इसमें यूपी स्पेशल में आपका क्या हो जाएगा? मेरठ। तो मेरठ के सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 मई 1857 को। अब जब 10 मई 1857 को इस तरीके से मेरठ ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो पुनः सितंबर 1857 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार किया। अब इस 1857 के क्रांति का प्रसार जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के द्वारा क्या किया गया था। जब अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों के द्वारा किया गया तब जा कर के इसको अंग्रेज़ों ने आसानी से क्या कर दिया? दबा दिया। क्योंकि भारतीयों में एकता का अभाव था, भारतीयों में संगठन का अभाव था, भारतीयों को कुछ ये भी नहीं पता था कि हम लोग किस वजह से लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से विद्रोह का प्रसार भिन्न भिन्न जगहों पर हुआ था। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि फला जगह से किसके द्वारा नेतृत्व किया गया। तो अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे विद्रोह का प्रसार। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ये सारी चीज़ें ले लें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने ही से आपका अगर लेक्चर सुन लेंगे तो इतने ही चीज़ों से आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद से तब हम लोग अगले हेडिंग पे आते हैं, विद्रोह का प्रसार, और उस विद्रोह के प्रसार में यूपी का क्या योगदान रहा है, अब उसके बारे में मैं आप लोगों को बोर्ड पे लिखूंगा। तो हेडिंग आप लोग बना सकते हैं, विद्रोह का प्रसार, 1857 की क्रांति में विद्रोह का प्रसार। और इस पे एक हम आप लोगों को ट्रिक दूंगा, और वो ट्रिक अगर आप लोग याद कर लेंगे तो इतना तो कन्फर्म है कि उस ट्रिक के माध्यम से आप कहाँ कहाँ विद्रोह का प्रसार हुआ, किसके द्वारा किया गया, वो सारी चीज़ें उस ट्रिक में ही क्या हो जाएंगी, शामिल हो जाएंगी। तो हेडिंग क्या रहेगा आपका, विद्रोह का प्रसार, विद्रोह का प्रसार। और इसका दो ट्रिक है, पहला है आपका लखनऊ की बेगम का, लखनऊ की बेगम का झांसी की रानी से, झांसी की रानी से दिल बहार का नाना है, और दूसरा ट्रिक इसका हो जाता है आपका इलिया ने बड़े खान को, इलिया ने बड़े खान को जगत सिंह के पास भेजकर, जगत ना करके इसको जगदीश कर लीजिए और क्लियर हो जाएगा। इलिया ने बड़े खान को जगदीश सिंह के पास भेजकर फैज मौलवी ने फतेह अजीमुल्ला से किया। अब ये आपका दो ट्रिक आपके सामने हमने प्रोवाइड कराया है कि लखनऊ की बेगम का झांसी की रानी से दिल बहार का नाना है। दूसरा ट्रिक आपका हो गया इलिया ने बड़े खान को जगदीश सिंह के पास भेजकर फैज़ मौलवी ने फतेह अजीमुल्ला से किया। अब इसमें यूपी से 1857 की क्रांति में कहाँ कहाँ पर यूपी का किन किन जिलों में 1857 की क्रांति का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया, इस दोनों ट्रिक में आपके यूपी के डिस्ट्रिक्टों का नाम आ जाएगा। अब इसमें लखनऊ, और इस लखनऊ का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो बेगम हजरत महल के द्वारा। उसके बाद से झांसी अपना उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और इस झांसी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया। दिल किसको माना जाता है, तो दिल जो है दिल्ली को माना जाता है, और दिल्ली का नेतृत्व किसने किया, तो बहार यानी कि बहादुर शाह जफर। तो दिल्ली से तो हमको लेना देना है नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ सारी चीज़ों को उत्तर प्रदेश को छान करके निकालना है। तो दिल्ली को छोड़ दीजिए, लेकिन जान लीजिए कि दिल्ली का नेतृत्व किसने किया, तो बहादुर शाह जफर। का से कौन व्यक्ति निकला, तो का से आपका निकल गया व्यक्ति न होकर के का से आपका कौन सा जिला निकला, तो कानपुर निकला। और इस कानपुर का नेतृत्व किसने किया था, तो नाना, नाना यानी कि नाना साहब। अब इसमें ई शब्द आया है, तो ई का मतलब क्या हो गया ई का मतलब हो गया आपका इलाहाबाद, और उस इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था, तो लिया से आपका हो गया लियाकत अली। बरे आपका यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, तो बरे से आपका हो गया बरेली, और बरेली का नेतृत्व किसने किया, तो खान, खान यानी कि खान बहादुर खान। जगदीश यानी कि जगदीशपुर बिहार में पड़ता है, तो बिहार स्पेशल की जो भी तैयारी कर रहा है, बिहार टीजीटी, बिहार पीआरटी या पीजीटी, तो बिहार से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको ये दिख गया कि जगदीशपुर बिहार में पड़ता है, और वहाँ का नेतृत्व किसने किया, तो सिंह यानी कि कुंवर सिंह के द्वारा। फैज से आपका उत्तर प्रदेश का जिला निकल आया फैज़ाबाद, और इस फैज़ाबाद का नेतृत्व किसने किया, मौलवी अहमद उल्ला के द्वारा किया गया। फतेह से आपका निकला फतेहपुर, और इस फतेहपुर का नेतृत्व किसने किया, अजीमुल्ला के द्वारा किया गया। तो इस तरीके से 1857 की क्रांति में इतने जिलों से
लोगों के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, और इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। और उसके बाद से तब इसका थोड़ा थोड़ा हम व्याख्या करेंगे। अब इस व्याख्या में जैसे कि लखनऊ हो गया तो बेगम के बारे में बताएंगे, झांसी या रानी के बारे में बताएंगे, का से कानपुर यानी कि नाना साहब के बारे में बताएंगे, लियाकत अली के बारे में बताएंगे, खान बहादुर खान के बारे में बताएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश PCS वाले आपका जो मॉडिफाई सिलेबस आया है उसमें स्पेशली तौर पर उत्तर प्रदेश के व्यक्तित्व से रिलेटेड भी आपका टॉपिक उसमें इंक्लूड किया गया है। और बाकी वनडे एग्ज़ाम्स में भी मैंने देखा है कि उसमें जो भी यूपी से व्यक्तित्व होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन उठ जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये कौन थे, इनको कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन स्पेशल तौर पे पूछे जाते हैं। तो अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब लखनऊ की बेगम यानी कि कौन था, तो इनका पूरा नाम था बेगम हजरत महल। और इस बेगम हजरत महल, अब थोड़ा सा बेगम हजरत महल पर फोकस करते हैं। तो बेगम हजरत महल, और ये जो बेगम हजरत महल हैं, ये बेगम हजरत महल जो थी ये अवध के नवाब हुआ करते थे। और अवध के नवाब कौन थे, तो अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। और इसी वाजिद अली शाह की बेगम हुआ करती थी आपकी बेगम हजरत महल। और जब 1857 की क्रांति हुई तो इस 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने कहाँ से प्रतिनिधित्व किया था, तो ये लखनऊ से प्रतिनिधित्व किया था। और इसी बेगम हजरत महल को किस उपनाम से जाना जाता है, तो महक परी के नाम से जाना जाता है। और ये महक परी के उपनाम से जाना जाता है। और इसी बेगम हजरत महल ने लखनऊ की ओर से इनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, जो वाजिद अली शाह की बेगम हुआ करती थी। ठीक, अब बाद में ये नाना साहब, बल्कि हजरत महल ने जो आंदोलन क्रिएट किया था वो किसकी सहायता से किया था, तो वो नाना साहब के सहयोग से इन्होंने आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। ठीक, और वाजिद अली शाह की ये बेगम हुआ करती थी। अंततः हजरत महल को ये लगा कि अब अंग्रेज़ों द्वारा हम पकड़ लिए जाएंगे या मार दिए जाएंगे, तो ये हजरत महल भारत छोड़ करके नेपाल चली गई। और उसी नेपाल के काठमांडू नामक स्थान पर इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो अब यहाँ पर बेगम के बारे में रिफरेंस हल्का फुल्का हो गया। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं होती है। दूसरा आपका है झांसी। ये आपका एक तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जा सकता है। और ये झांसी का नेतृत्व किसने किया, तो ये रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया। रानी लक्ष्मीबाई, और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के ओर से नेतृत्व किया था। और इस झांसी के नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई ने पार्टिसिपेट किया। अब इस रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था, वाराणसी। और वाराणसी में जब इनका जन्म हुआ तो इनका मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था मणिकर्णिका। और इनको प्यार से कभी कभी मनु भी कहा जाता था, छबीली भी कहा जाता था। और इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था मोरोपंत तांबे। इनकी माता का क्या नाम था, तो माता का नाम था भागीरथी बाई। उसके बाद से इनके पति का क्या नाम था, तो इनके पति का नाम था गंगाधर राव। और ये गंगाधर राव जो थे ये मराठा शासित साम्राज्य के शासक हुआ करते थे। तो इस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। मूल नाम मणिकर्णिका या मनु अथवा छबीली के नाम से जाना जाता था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे, माता का नाम भागीरथी बाई, और उसके साथ साथ इनके पति का नाम था गंगाधर राव। तो इस तरीके से इन्होंने 1857 की क्रांति में प्रतिनिधित्व किया था। और इस 1857 की क्रांति में प्रतिनिधित्व किया। और उसके पीछे रीज़न क्या था, तो उत्तराधिकार के अभाव में हड़प नीति के माध्यम से अंग्रेज़ों ने झांसी को अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिश किया, जिसका प्रतिनिधित्व रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया। अब
जब इस तरीके से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया तो ह्यूरेज नामक एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था। तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि झांसी के विद्रोह को किसने दबाया। तो झांसी के विद्रोह को दबाने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था वो था आपका ह्यूरोज था, और इसने ह्यूरोज ने आसानी से इनके विद्रोह को दबा दिया और झांसी में एक तरीके से 1857 की क्रांति ह्यूरोज के द्वारा क्या कर ली गई, समाप्त कर दी गई। इसी तरीके से आपका जो लखनऊ है, इस लखनऊ के विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो वो था आपका कैंपबेल। इन दोनों क्वेश्चन पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि झांसी का विद्रोह किसने दबाया, तो ह्यूरोज ने, और आपका लखनऊ के विद्रोह को किसने दबाया, तो वो आपका कैंपबेल के द्वारा दबाया गया। अब उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु हुई थी वो ग्वालियर में हुई थी। वो कहाँ हुई थी, ग्वालियर में इनकी मृत्यु हो गई। अब हम लोग तीसरे पे आते हैं। का से आपका क्या निकला, कानपुर, और इस कानपुर का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो अगली हेडिंग आपकी बन जाएगी कानपुर, और कानपुर का नेतृत्व किसने किया, नाना साहेब। और नाना साहब का मूल नाम कई बार कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है, तो इस नाना साहब का जो मूल नाम है वो है आपका धोंदू पंत। अब ये नाना साहब का मूल नाम धोंदू पंत था, और इनके द्वारा कहाँ से प्रतिनिधित्व किया गया, तो इनके द्वारा कानपुर से 1857 की क्रांति का प्रतिनिधित्व किया गया। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो नाना साहब का जो जन्म था वो बिठूर में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, बिठूर, और ये बिठूर कहाँ पड़ता है, तो ये बिठूर पड़ता है आपका कानपुर में पड़ता है। ठीक, तो इस तरीके से नाना साहब का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के बिठूर, कानपुर के बिठूर नामक स्थान पर हुआ था, और इनके पिता का नाम था नारायण भट्ट और माता का नाम था गंगा बाई। अब ये माता पिता का नाम तो पूछने की संभावना कम होती है, केवल आपको जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। अब इस कानपुर का दमन किसके द्वारा किया गया, तो कानपुर के विद्रोह का दमन करने वाला जो व्यक्ति था वो कर्नल नील और कैंपबेल। किसके द्वारा किया गया, कर्नल नील और कैंपबेल। ठीक, तो इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश के 3 जिलों के प्रतिनिधित्व के बारे में 1857 के क्रांति के प्रतिनिधित्व के बारे में बताया। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे में आपका कौन सा आ जाएगा, बड़े ई यानी कि इलाहाबाद, और इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया, लियाकत अली के द्वारा किया गया। अब इसमें इलाहाबाद का नेतृत्व जो है वो लियाकत अली के द्वारा किया गया, और जबकि बड़े से कौन सी जगह निकलेगी, बरेली, और इस बरेली का नेतृत्व किसने किया था, खान बहादुर खान ने किया। तो इलाहाबाद का नेतृत्व लियाकत अली के द्वारा किया गया था, और इस इलाहाबाद की क्रांति का दमन करने वाला व्यक्ति कौन था, तो इलाहाबाद का नेतृत्वकर्ता कौन हो गया, लियाकत अली। और उसके बाद से दमनकर्ता कौन था इलाहाबाद का विद्रोह का, तो दमन करने वाला व्यक्ति था कर्नल नील। तो इस तरीके से ये इलाहाबाद हो गया। उसके बाद से आपका बरे यानी कि बरेली हो गया, और बरेली का नेतृत्व किसने किया था, तो खान बहादुर खान के द्वारा किया गया था। और इस बरेली के भी विद्रोह का दमनकर्ता कैंपबेल तथा ह्यूरोज थे, और उसके साथ साथ 1860 में इसी खान बहादुर खान को बरेली के कोतवाली थाने में फांसी की सज़ा प्रदान की गई थी। तो इस तरीके से ये जितना भी है शार्ट में हमने बता दिया। इसका आप लोग विधिवत चाहें तो लेक्चर सुन करके आप लोग नोट्स बना सकते हैं। तो इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आपका 2 उत्तर प्रदेश के और ज़िले बच रहे हैं। एक है आपका फैज़ाबाद और दूसरा आपका फतेहपुर। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से फिर हम आप लोगों को उत्तर प्रदेश में 2-3 जगह और बच रही है उसके बारे में डिटेल बताता हूँ। तो अब आपका बच क्या रहा था, फैज़ यानी कि फैज़ाबाद। और इस फैज़ाबाद का नेतृत्व किसने किया था,
तो फैज़ाबाद का नेतृत्व जो था वो फैज़ाबाद का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे मौलवी अहमद उल्ला। फैज़ाबाद का नेतृत्व मौलवी से कौन निकला? मौलवी अहमद उल्ला। और ये जो मौलवी अहमद उल्ला थे इन्होंने 1857 की क्रांति में फैज़ाबाद से नेतृत्व किया था और इनका जन्म भी फैज़ाबाद में हुआ था। और इनका उपनाम लोअर PCS RO के एग्ज़ाम्स में हमने देखा है कि इनका उपनाम पूछा हुआ है, तो इनका उपनाम इनको डंका शाह के नाम से भी जाना जाता था, डंका शाह। तो इस तरीके से फैज़ाबाद का नेतृत्व जो है 1857 की क्रांति में मौलवी अहमद उल्ला के द्वारा किया गया और इनका उपनाम क्या था? डंका शाह। और इन्हें एक तरीके से मौलवी अहमद उल्ला को अवध का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, अवध का प्रकाश स्तंभ। और ये जो अवध था, ये अवध जो है आपका वर्तमान यूपी का ही पार्ट हुआ करता था, या यूपी का ही प्राचीन नाम अवध संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो इस मौलवी अहमद को अवध का प्रकाश स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद से आपका आ जाता है फतेह, और इसको दमनकर्ता भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो दमनकर्ता ये फैज़ाबाद के 1857 की क्रांति का दमनकर्ता जो था वो आपका कैंपबेल के द्वारा इसको दबाया गया था। इसके साथ साथ अंग्रेज़ों ने इनको पकड़ने के लिए 5000 चांदी के सिक्के की घोषणा भी किया था। अब आता है क्या? आपका फतेह, और फतेह का मतलब क्या हो गया? फतेहपुर। फतेह का मतलब फतेहपुर, जो अपने उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और ये फतेहपुर का जो नेतृत्व किए थे वो थे आपके अज़ीमुल्लाह। और इसी अज़ीमुल्लाह के द्वारा 1857 की क्रांति में फतेहपुर का नेतृत्व किया गया। और इसका दमनकर्ता कौन था फतेहपुर का? तो इसको दबाने वाला व्यक्ति था अंग्रेज़ अधिकारी जनरल रेनार्ड। जनरल रेनार्ड। तो इसी जनरल रेनार्ड के द्वारा फतेहपुर के विद्रोह को आसानी से दबा दिया गया। अब इस ट्रिक के अलावा एक और उत्तर प्रदेश का जिला बचता है, और वो है आपका गोरखपुर। और गोरखपुर का जो नेतृत्व किया था वो आपके थे गजाधर सिंह। तो इस तरीके से ये आपका 1857 की क्रांति में जो भी आपका उत्तर प्रदेश के जिलों का प्रतिनिधित्व था या उत्तर प्रदेश की जो सहभागिता थी वो सारा लगभग हमने उत्तर प्रदेश की सहभागिता 1857 की क्रांति में उजागर कर दिया। अब इसको आसानी से आप लोग क्या करिए, तो इसको आसानी से नोट कर लीजिए, लेक्चर पढ़ लीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे ज़्यादा आपका 1857 की क्रांति में आपका इससे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना बिल्कुल नहीं बचती है। उसके बाद से 1857 की क्रांति के बाद हमने बताया कि भारतीयों के पास कोई भी ऐसा उचित प्लेटफॉर्म नहीं था जो भारतीयों को दिशा निर्देश दे सके। उसके साथ साथ भारतीयों के मन में क्या था? भारतीयों के मन क्या कह सकते हैं? भारतीयों में एकता का अभाव था, यूनिटी का अभाव था, जिसके परिणाम स्वरूप आपका अंग्रेज़ों ने इसको आसानी से क्या कर दिया? दबा दिया। तो इस तरीके से जब परिस्थितियां क्रिएट हुई थी तब उस समय स्कॉटलैंड निवासी एओ ह्यूम हुआ करता था, और उसी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा भारतीयों के लिए एक प्लेटफॉर्म की रचना की गई जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना गया। और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म के रूप में भारतीयों के लिए तैयार हुआ, और इससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सभी इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण लीडर जुड़े, और ये नेता जो है भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित करने लगे और इनको दिशा निर्देश देने लगे। और तब जा कर के आपका अब हम लोग क्या पढ़ना शुरू करेंगे, तो अगले स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उत्तर प्रदेश का योगदान या यूपी में कितने अधिवेशन कब कब हुए थे और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।